आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे 2-3 चीज़ें जो इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगी और आपके बहुत काम में आएंगी। नंबर 1, पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्यों है, इसके मेथड्स कौन से होते हैं, इसकी टेक्निक कौन सी होती हैं, फिर उन टेक्निक्स को अप्लाई करके सवाल पूरा कैसे सोल्व होता है, ये काम हम करेंगे। राइट, एक एक करके होता क्या है, होता क्यों है और कैसे होता है। राइट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अभी कहानी क्या है कि साहब, जो भी आपने डिसोल्यूशन आपने पढ़ा है उसके आगे की थोड़ी बात है। ये आपने 12th में डिसोल्यूशन पढ़ा, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो आप, या कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी में भी कर रहा हो, अगर वो डिसोल्यूशन पढ़ा है उसने अभी तक, इससे पहले का जो भी, वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नहीं है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल केस कि हाँ साहब कोई बिजनेस बंद हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो क्या आपने सोचा है ऐसा कभी होगा कि एक फर्म है, उसने आज डिसीजन लिया अपना बिजनेस वाइंड अप करने का और कल उसकी सारी एसेट सेल ऑफ हो गई? कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप सोच सकते हो ऐसा होता है या हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट पॉसिबल that I am deciding to wind up the business today, and today only I am finding that machine is sold for this amount, stock is sold for this amount, furniture is sold for this amount, plant is sold for this amount, and then we are repaying the liabilities. It is not possible. This is not practical. कभी नहीं होगा, आपके सोचने में भी नहीं होगा और हकीकत में भी नहीं होगा। लेकिन सवाल आप आसानी से कर पाओ, बस केवल इसलिए कि आपको चीज़ें सरल लगें। कम से कम एक सवाल करना सीख जाओ। आपके पास बैलेंस शीट हो, आपको बता दिया हो एसेट से इतना आया, लायबिलिटी को इतना पेमेंट किया, कैसे सवाल करोगे? बस द पर्पज इज दिस। तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आप बना लेते हो। राइट, इंसॉल्वेंसी भी आपने वहाँ पे डील कर ली। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन इज़ नॉट दैट। प्रैक्टिकल सिचुएशन, द एक्चुअल सिचुएशन इज़ दिस कि मैं आज डिसीजन लूँगा बिजनेस को सेल ऑफ करने का, और मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरे को बिजनेस को सेल ऑफ करना है। मैं उन लोगों को कांटेक्ट करूंगा जो इस काम में परफेक्ट हैं, जो मेरे एसेट्स को सेल ऑफ कराने में मेरी मदद करेंगे, वो प्रोफेशनल हैं। और कोई रिकवरी एजेंसी होगी जो डेटर से पैसा वसूल करवाएगी मेरा। राइट, डेट रिकवरिंग एजेंसी। आजकल बहुत सारी एजेंसी चल रही हैं ऐसी। जैसे HDFC बैंक वाले किसी को उधार दे देते हैं, तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी लोन के फॉर्म में, तो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं, वो घर घर जाके पैसा वसूलते हैं, उन पर उनको कमीशन मिलता है। राइट, तो इसी तरीके से आप डेट्स की रिकवरी एजेंट से कराओगे। स्टॉक बेचने के लिए मार्केट में इंफॉर्मेशन दोगे, दलाल होंगे, वो आपका स्टॉक सेल करवाएंगे। मशीन आप दलालों के थ्रू बिकवाओगे, ब्रोकर्स के थ्रू। आप बिल्डिंग को प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उनके थ्रू बिकवाओगे, फैक्ट्री की बिल्डिंग है यदि, और कोई शॉप है आपकी, उसको आप वही प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू सेल ऑफ कर पाओगे। और कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा कि मैंने कोई मकान बेचा या किसी ने भी बेचा और तुरंत उसके पास पैसे आ गए हों। वो कम से कम एग्रीमेंट होता है 3 महीने का, मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, बहुत जल्दी करना है तो 1 महीने। और उसमें भी इकट्ठा पैसा नहीं आता है, स्टेजेस में आता है। अभी कुछ आ गया एडवांस, फिर 10 दिन बाद कुछ आ गया, फिर उसके 5 दिन बाद कुछ आ गया, या 1 महीने बाद कुछ आ गया। नाउ द पॉइंट इज, मार्केट में जैसी खबर उड़ती है ये पर्टिकुलर बिजनेस सेल ऑफ हो रहा है या वाइंड अप हो रहा है, तो सबसे पहले नॉक नॉक कौन करता है? नॉक नॉक करते हैं वो लोग जिनको उस बिजनेस से लेना है। और सी ऑफ कौन करता है? सी ऑफ करते हैं वो लोग, मतलब फिर आप उनको ढूंढोगे जिनसे आपको पैसा लेना है। आपने डिसीजन लिया बिजनेस वाइंड अप करने का, तो जिन लोगों से आपको लेना है उनको तो आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो पैसा मारने की पूरी कोशिश करेंगे। बस ये खबर मालूम पड़ जाए कि हाँ साहब ये बिजनेस बंद हो रहा है, तो जिनसे आपको लेना है उन्हें आप ढूंढते ही रहना फिर।
ठीक है। लेकिन जिनसे आपको मतलब जिनको आपको पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी होल्डर जो है आपके, वो आपके दरवाजे पर रोज़ सुबह दोपहर शाम खड़े रहेंगे। तो अब बात ये आ रही है कि मेरे पास पैसा इकट्ठा तो आ नहीं रहा जो मैं सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दूं। मेरे पास पैसा आ रहा है स्टेजेस में, धीरे धीरे। और अगर पैसा मेरे पास धीरे धीरे आ रहा है तो क्या मैं इकट्ठा पेमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ये बात आ रही है कि साहब मैं किसको पहले पेमेंट करूँ, राइट? मैं किसको पहले पेमेंट करूँ? व्हाट शुड बी माई फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू पे विथ, जिसका मुझे सबसे पहले पेमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में एक सीक्वेंस बताई गई है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। द वे यू विल बी रिसीविंग द पेमेंट, द वे यू विल हैव टू मेक द पेमेंट। जिस तरीके से पेमेंट आपको एसेट से धीरे धीरे रियलाइज होगा, उसी सीक्वेंस में आपको धीरे धीरे पेमेंट करना होगा। लेकिन कौन सी एसेट्स, कौन सी लाइबिलिटीज़ का आप पहले पेमेंट करोगे, ये डिपेंड करेगा उस लाइबिलिटी के नेचर पे। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जो लाइबिलिटी होल्डर होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो भी पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है in the form of any type of taxes, in the form of any type of loan, म्यूनसिपलिटी का टैक्स देना है, इनकम का टैक्स देना है, सेल्स टैक्स देना है, एक्साइज ड्यूटी देनी है, कोई भी गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का फाइन देना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेफरेंशियल हैं। प्रेफरेंशियल का मतलब यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू विल हैव टू पे देम इमीडिएटली एज यू आर गेटिंग द मनी। अभी क्या होता है कि मान लो बैंक में अकाउंट है आपका, तो बैंक वाले आपको कोई अकाउंट में कोई चार्ज डेबिट कर देते हैं, राइट? कोई फाइन पेनल्टी डेबिट कर देते हैं, है ना? तो जैसे ही आप बैंक में पैसे डालोगे वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, होते हैं। ये चीज़ है। तो ये चीज़ें प्रेफरेंशियल होती हैं। गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्सेस, किसी भी टाइप का फाइन पेनल्टी और लोन। इनके बाद, क्योंकि अकाउंट में ही आएगा ना पैसा, सबसे पहले ये हो जाएगा पे। फिर उसके बाद आपके जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं कि जिन्होंने आपको पैसा दिलवाने में मदद की उनको आप कमीशन दीजिए, उनको आप कोई ब्रोकरेज दीजिए। तो इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ पेमेंट यू आर मेकिंग टू दोज प्रोफेशनल हु आर हेल्पिंग यू इन रियलाइजिंग दैट पेमेंट, राइट? तो दीज आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहला मैंने बताया किसी भी टाइप की टैक्स, पेनल्टी, फाइन। दूसरा मैंने बताया रियलाइजेशन एक्सपेंस। तीसरा फिर इसके बाद में आपके आउटसाइड लाइबिलिटी में, जैसे आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स वगैरह को भी प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, राइट? बिल्स पेबल को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। आउटसाइडर का किसी भी टाइप का लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। फिर इसके बाद बारी आती है अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करो, उसके बाद भी कुछ बचा तो फिर पार्टनर्स को वापस करो, अगर नहीं बचा तो पार्टनर्स वो नुकसान झेलेंगे, और जितना नुकसान पार्टनर्स झेलेंगे वो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। क्या होगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब कहानी क्या है, मैंने बता दिया आपको क्या होता है, बता दिया आपको क्यों होता है। अब हम आगे चलेंगे कैसे होता है प्रैक्टिकली। अगर हमारे पास सवाल है तो कैसे हम इसको अकाउंट्स में सोल्व करेंगे। ये 20 या 25 नंबर का लॉन्ग न्यूमेरिकल होगा, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में दूसरी में आएगा तो ये लॉन्ग न्यूमेरिकल ही कहलाएगा। अब कहानी क्या है, इसको हम पीसेमल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बोलते हैं कि वी आर रिसीविंग द मनी इन पीसेस, नॉट वी आर रिसीविंग द मनी इन लम्प सम। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कि हम पीसेस में पैसा रिसीव कर रहे हैं और पीसेस में ही उसको एलोकेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग आवर क्लेम्स। पीसेस में ही पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में आपको पेमेंट करनी है। क्लियर? इसलिए हम इसको पीसेमल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसको? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। क्लियर? फिर उसके बाद कुछ बचता है तो पार्टनर्स को। इस काम को करने के लिए हमारी जो टेक्निक अकाउंट्स में होती है, 2 मेथड हमारे पास हैं। वी हैव 2 मेथड्स। टुडे वी विल लर्न फर्स्ट मेथड, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। व्हाट इज इट?
प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। अंडर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड किस पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट पहले किया जाए वो डिसाइड करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट को उनके P&L रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। टुडे वी विल लर्न ओनली दिस मेथड, इसका न्यूमेरिकल पूरा सीखेंगे, राइट। इस काम के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बोर्ड पर आपके लिए मेंशन कर रखा है, जिस न्यूमेरिकल को मैं सोल्व करने वाला हूं। अभी यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें मैं लिखूंगा, कोई भी पैटर्न नहीं होता साहब किसी भी चीज़ का। सवाल की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हमें जो जो करना पड़ता है वो सब हम करते हैं, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में। अम्मा, बाबा और चाचा, A, B एंड C, राइट। इनका रेशियो है कैपिटल्स का 2:1:1। तो लास्ट जो मेरे कैपिटल कॉलम बनते हैं वो कैपिटल्स के ही बनते हैं, कैपिटल पार्टनर्स की। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पार्टनर हैं, इनसे रिलेटेड मैं कॉलम बनाऊंगा A, B और C। सवाल में हमने पढ़ा कि इनका रेशियो है 2:1:1, तो मैं रेशियो लिख देता हूँ 2:1:1। दिस विल हेल्प मी इन डूइंग द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को दे रखी है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, पार्टनर्स का लोन है, कैपिटल्स हैं, कैश है, अदर एसेट्स है, राइट। तो क्योंकि बैलेंस शीट इज टेलिंग टू मी कि ये सारी मेरी एसेट्स है जहाँ से पैसा आएगा, और लाइबिलिटीज़ ये है जहाँ पर पैसा मुझे देना है, तो मैं कॉलम बनाऊंगा इन सारी लाइबिलिटीज़ के भी। तो सबसे पहला जो कॉलम बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपके क्रेडिटर्स का। ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, शॉर्ट में मैं CRS लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख देते हैं, जगह खूब है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे जो ब्यूटीफुल पार्टनर्स हैं, 2 हैं जिनका लोन भी है, तो हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर्स लोन A एंड B। यू सी, A एंड B का लोन भी है हमारे पास। अभी देखिए, फिर इसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगा कैश का, कि मेरे पास आ कितना रहा है और जा कहाँ पे रहा है। आप देखो, मैंने कुछ भी आपसे ये नहीं कहा कि इतने कॉलम बनाए जाते हैं, याद कर लेना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग टू यू एज पर द इंफॉर्मेशन आई हैव बीन सप्लाइड इन द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर्स रहता है, डिटेल्स रहता है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी विल बी इन प्रिपरेशन फॉर। अभी देखिए, इन दिस, इनके अमाउंट्स लिख देता हूँ मैं। कैश मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 4000 रुपये का, ओपनिंग बैलेंस कैश का मेरे पास है 4000। क्रेडिटर्स का मेरे पास है 30,000, और कैपिटल्स पार्टनर के लोन में मेरे पास है 3,000 एंड 2,000, और ABC की कैपिटल मेरे पास है 10,000, 8,000 एंड 7,000। अभी इसके बाद मेरे को टोटल 42,000 रुपीज़ रियलाइज हो रहे हैं अदर एसेट से, राइट। अदर एसेट जो 56,000 की हैं। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव डन सो फार। मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है, क्रेडिटर्स का लिख दिया है, AB के लोन का लिख दिया है, ABC की कैपिटल का लिख दिया है।
अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, सारे टोटल मुझे 42,000 रियलाइज़ हुए हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं रियलाइज़ हुए हैं, सीक्वेंस में रियलाइज़ हुए हैं, स्टेजेस में रियलाइज़ हुए हैं, पीसेस में रियलाइज़ हुए हैं। पीसेस क्या हैं? अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई में इतना। तो जैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ वैसे मैं पे करूँगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे 2000 हैं अप्रैल के महीने के। तो एक स्टेटमेंट बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसके अंदर दिखाओ। तो आप एक काम करो कि सबसे पहले आप क्रेडिटर्स को ये 4,000 रुपये दे दो, राइट? क्रेडिटर्स को ये 4,000 रुपये दे दो। जो भी आपके पास कैश है 4,000 रुपये ये क्रेडिटर्स को दे दो। ये एज इट इज़ सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ हो जाएगा। अवेलेबल सोर्सेस से सबसे पहले पे होना चाहिए। यहाँ कैश ख़त्म हो गया हमारे पास, क्रेडिटर्स रह गए 26,000 के। क्लियर? अब मैं देखता हूँ मेरे पास अप्रैल 2016 में कितने पैसे आ रहे हैं। 10,000 आ रहे हैं। अप्रैल 2016 में मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं? 10,000 आ रहे हैं। तो ये टोटल ये जो पैसे हैं ना अप्रैल मई जून जुलाई के, इनका 42 टोटल बैठना चाहिए। 10 और 20 30 और 4 34 और 8 42। ठीक है, तो 10,000 रुपये मेरे पास अप्रैल में आ रहे हैं। फिर मई का है, तो पहले अप्रैल में जो पैसे आए इनको मैं बांटूंगा। रिलाइजेशन एक्सपेंस मेरे 2,000 रुपये, वो अप्रैल के महीने के ही हैं बस, और किसी महीने में रिलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। तो अप्रैल के महीने के रिलाइजेशन एक्सपेंस में सबसे पहले अप्रैल के महीने के कैश में से लेस करूँगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए का है? 2,000 का। डिडक्ट कर देता हूँ इसमें से। तो अभी मेरे पास 8,000 बचता है, जिसे मैं क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज़ करूँगा। फिर कैश ख़त्म हो जाएगा मेरे पास से। 8,000 मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो अभी मेरे क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग इसके बाद कितना रह जाता है? 18,000 रह जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है भाई? और फिर इसके बाद मेरा जो है मई के महीने में मेरे पास आ रहा है कितना? 20,000 रुपीज़। इसको मैं लिख लेता हूँ। मई में मेरे पास आ रहा है, मई 2016-19 जो भी है 2,000 आ रहा है। इसको 2 नहीं, कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। तो 20,000 आ रहा है। अब मेरे को क्रेडिटर्स को कितना पे करना बाकी रह गया है? 18। तो क्रेडिटर्स तो सेटल हो गए। अभी 20,000 में से 18 मेरे क्रेडिटर्स के पास चले गए। मेरे पास कितने रह गए? 2,000 का कैश रह गया। अभी ये जो 2,000 का कैश है ना, ये मैं किसे दूंगा? ये मैं दूंगा पार्टनर्स को। लेकिन पार्टनर को देने से पहले पार्टनर का लोन भी है मेरे पास, राइट? तो उस लोन का भी मुझे पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं 3,000 2,000 इन दोनों का लोन है। तो अब ये पॉइंट है कि मैं इन दोनों में किसको पहले दूं, राइट? दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि इन दोनों में से मैं किसको पहले दूं। तो ऐसे नहीं दे सकते। पार्टनर के लोन हैं, दोनों बराबर के अधिकारी हैं, 3,000 2,000, जो इनका लोन का रेशियो है उस रेशियो में दे दो। 3:2 इज़ द रेशियो ऑफ लोन। तो 2,000 रुपीज़ लोन के रेशियो में दे दो। हाँ, लोन के रेशियो में दे दो बेटे। कितना है? 3:2 लोन रेशियो। अभी 2,000 को 3:2 में अगर आप दोगे तो कितना आएगा? 1,200 एंड 800। इसको आप पे ऑफ कर दो। तो अभी ए और बी का कितना बच जाएगा? जो लोन 1,800 फिर 1,200, इतना मुझे देना बाकी रह गया है। क्लियर? अब देखता हूँ मैं, अप्रैल क्लियर हो गया, मई का कैश भी क्लियर हो गया। जून में मेरे पास 4,000 आ रहे हैं। जून में कितने आ रहे हैं? 4,000 आ रहे हैं। जून 16 आई एम गेटिंग 4,000। तो मुझे ये बात मालूम है कि अब ये 4,000 है। ये टोटल लोन में कितना देना रह गया मेरे पास? 3,000 रुपये। तो मैं पूरे के पूरे ये 4,000 रुपये तो इनको दे नहीं सकता 3,000 के बदले में। तो मैं इनको 3,000 ही दूंगा। 4 में से 3 दे देता हूँ। तो एक यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास, एक यहाँ पर रह जाएगा। 10,000 लिख दिया ये गलती से। अभी ये पे ऑफ कर दो। 1,800 एंड
1200, तो लोन तो सेटल हो गया, राइट। अब ये 1000 रुपये बचे हैं, अब मैं ये किसको दूँ, ये मुझे डिसाइड करना है, राइट। ये 1000 रुपये बचे हैं और पार्टनर्स की कैपिटल के पेमेंट बचे हैं, मुझे ये डिसाइड करना है मैं किसको दूँ। इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। क्या नाम है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो इसमें हम करते क्या हैं, प्रोपोर्शनेट निकालते हैं कैपिटल का, और उसका तरीका क्या है। प्रोपोर्शनेट का मतलब उसको कैपिटल को हम P&L रेशियो में लेके आते हैं, और उसके बाद हम एक्सेस कैपिटल फाइंड करते हैं, तो हम पता करते हैं कि हम किस कैपिटल को पहले दें। तो इसका तरीका होता है, उसको अपन निकालते हैं, यहाँ दिखाएंगे आपको तरीका। अब क्वेश्चन की ज़रूरत तो है नहीं, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, राइट। यहाँ दिखा देंगे, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, जिसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज कैपिटल, ए की कैपिटल के बेस पे। ए की कैपिटल है 10,000, राइट, और ए का रेशियो कितना है गाइस, ए का रेशियो कितना है 2/4, ए का रेशियो कितना है 2/4। तो फॉर 2/4 शेयर कैपिटल ऑफ ए की कैपिटल कितनी होगी, दैट इज 10,000। सो 1 शेयर ऑफ फर्म्स कैपिटल, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, भाई पार्टनर है उसकी तो कैपिटल शेयर में होगी, उसका 2/4 पार्ट होगा, लेकिन फर्म की कैपिटल तो 1 होगी ना, फर्म की कैपिटल तो टोटल होती है। तो आप या तो ये लिख दो 1 शेयर ऑफ फर्म्स कैपिटल, या फिर आप टोटल कैपिटल लिख दो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये भी मान सकते हो आप, जैसे आपको समझ में आए, राइट। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो 10,000 इंटू 4/2, दैट इज 20,000। क्लियर? इस 20,000 को आप 2:1 के रेशियो में एलोकेट करो। तो देखो, अभी मैं पहले न्यू कैपिटल लिख देता हूँ, न्यू कैपिटल ए, बी और ये सी। 20,000 फर्म की टोटल कैपिटल है, इसको 2:1 में एलोकेट करना है आपको। तो 2:1 का मतलब क्या होता है, 2/4, तो वही वापस 10,000 आ जाएगा, सही है। 1/4 दैट इज 5,000, अगेन 1/4 दैट इज 5,000, ठीक है। अभी आगे देखिए, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल का मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल, वो कितनी है, अगर आप देखो दैट इज 10,000, 8,000 एंड 7,000, यू कैन सी दैट। अभी आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये तो दोनों बराबर है, क्योंकि इसका तो हम बेस ही लेके चुके हैं, इसका तो हम बेस ही लेके चले हैं, तो इसका तो डिफरेंस बराबर है। अब इसका आप देखो, इसका डिफरेंस 3,000 रुपये है, इसका डिफरेंस 2,000 रुपये है, राइट। इसका डिफरेंस कितना है 3,000 रुपये, और उसका डिफरेंस कितना है 2,000 रुपये। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं टोटल 3,000 बी को और 2,000 सी को यदि दे दूंगा, टोटल 5,000 रुपये, राइट, तो इनकी कैपिटल हो जाएगी 10,555। आप देखो दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 इसकी कैपिटल है, 8,000 इसकी कैपिटल है, 7,000 इसकी कैपिटल है। अगर मैं इसको 3,000 रुपये दे दूंगा, ये 3,000, और इसको 2,000 दे दूंगा, तो कैपिटल 10 ये रह जाएगी, और ये भी 5 रह जाएगी, और ये भी 5 रह जाएगी। रह जाएगी क्या नहीं रह जाएगी? तो वो P&L रेशियो में आ जाएगी। लेकिन मेरे पास 5,000 रुपये होने चाहिए, है ना। मैं देखता हूँ कितने हैं मेरे पास, 1,000 रुपये। तो ये प्रॉब्लम है मेरे पास 1,000 रुपये और देने हैं मुझे 5,000 रुपये। तो अब मैं इन दोनों को
ऐसे नहीं करूँगा कि मैं इसमें से बराबर के रेशियो में दूँ, राइट, मतलब बराबर का मतलब 3:2 के रेशियो में दूँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं। मुझे ये डिसाइड करना है मैं इनमें से पहले किसको दूँ, राइट। मुझे इनका जो कैपिटल है वो P&L रेशियो में लेके आना है फाइनली, राइट, ये टारगेट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मुझे साफ दिख रहा है अगर मैं इसको 1,000 रुपये दे दूँ, किसको, बी को, तो इन दोनों की कैपिटल 2-2 हज़ार रुपये हो जाएगी। क्लियर, 2-2 हज़ार रुपये हो जाएगी, मतलब जो एक्सेस अमाउंट है वो 2-2 हज़ार रुपये हो जाएगा। क्लियर, तो इन दैट केस फिर मैं इन दोनों को अमाउंट इक्वली दे पाऊंगा। कब तक, जब तक इनकी कैपिटल 5-5 हज़ार रुपये नहीं हो जाती है। इनकी कैपिटल मुझे 5-5 करनी है ना P&L रेशियो में लाने के लिए, समझ पा रहे हो आप लोग। इनकी कैपिटल मुझे 5-5 हज़ार रुपये करनी है P&L रेशियो में लाने के लिए। अभी मेरे पास केवल 1,000 रुपये हैं, यहाँ 3 और 2 का अंतर है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक इसे दे दूँगा, 1,000 रुपये में इसे दे दूँगा, तो यहाँ पर इसके भी 2 रह जाएंगे और इसके भी 2 रह जाएंगे। चलिए 1,000 रुपये से दे देते हैं। किसको देने, बी को। ऐसा करने के बाद ए की कितनी आई, बी की 7 और सी की, अब इन दोनों की 7-7 हो गई, इन दोनों की क्या हो गई, 7-7 हो गई। ध्यान से देखना, अब ये 1,000 मेरे पास ख़त्म हो गए, 1,000 मेरे पास ख़त्म हो गए। अभी आगे देखो, आगे देखो मेरे पास कहाँ तक का पैसा मैं एडजस्ट कर चुका हूँ, जून तक का। क्लियर, अब मैं जुलाई का देख रहा हूँ 8,000 रुपये। क्लियर, जुलाई का मेरे पास आ रहा है 8,000 रुपये, बस ये लास्ट रिसिप्ट है शायद। जुलाई के 8,000 रुपये आए मेरे पास। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे जुलाई में मेरे पास 8,000 रुपये आ रहे हैं। मुझे ये बात मालूम है कि इनकी कैपिटल P&L रेशियो में करनी है तो 10 इसकी होनी चाहिए, 5 इसकी होनी चाहिए और 5 इसकी होनी चाहिए। मुझे ये बात भी मालूम है कि अब इसे 2 देने रह गए हैं और इसे 2 देने रह गए हैं, मतलब टोटल 4,000 रुपये देने रह गए हैं। अब मेरे पास जो पैसा है 8,000 है, वो उस 4,000 से ज़्यादा है जो इन्हें देना रह गया है, तो मैं पूरे 4,000 इन्हें दे दूँगा। अगर मेरे पास ये पैसा 8,000 की जगह 800 रुपये होता तो मैं 800 रुपये इनको 1:1 में देता रहता, इन दोनों को इक्वल, तब तक जब तक इनकी कैपिटल 5-5 नहीं हो जाती है। राइट, ये तरीका है इस बात को समझने का। क्लियर, तो अभी तो मेरे पास 8,000 है, वो एडिक्वेट अमाउंट है, जितने की मुझे देने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही है। राइट, तो मैं इनको 4,000 रुपये दे सकता हूँ। किनको, बी एंड सी, 4,000 रुपये दे दो, 2,000 इसको दे दो और 2,000 इसको दे दो। इसको तो कुछ नहीं दिया ना, अभी कितने रह गए बताना, 10, 5,000 और 10,000, 5,000 और 5,000। अब इनकी कैपिटल P&L रेशियो में हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर कैश कितना बचा, 8 - 4 इज 4। अब ये 4 आप किसको दोगे, इन्हीं को दोगे। किस रेशियो में दोगे, P&L रेशियो में। किसको, A B C को, A B C को किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। क्लियर, क्योंकि अब आपके जो कैपिटल अकाउंट है P&L रेशियो में एडजस्ट हो चुके हैं, तो 2:1 में दो। 4,000 का 2/4 कितना होता है, 2,000, ठीक है, और 1/4 कितना होता है, और फिर 1/4 कितना होता है, 1,000। राइट, अभी कितना बचा जो हम ए को नहीं दे पाए बताओ, 8,000। कितना बचा जो हम बी को नहीं दे पाए बताओ, 4,000। कितना बचा जो हम सी को नहीं दे पाए बताओ, 4,000। अभी ये आप इसको नहीं दे पाए, राइट, तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, जो अमाउंट, द अमाउंट यू आर नॉट एबल टू रिपे द पार्टनर्स इन फाइनल इन लास्ट, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, उस अमाउंट को बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। व्हाट इट इज, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको मैं वहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, जगह कम है तो वहाँ लिख दिया है।
लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर? अभी अगर मैं स्नैपशॉट दूं इसका, तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने कैश का कॉलम बनाया, लायबिलिटी का कॉलम बनाया, पार्टनर के लोन का, पार्टनर की कैपिटल का, राइट। फिर उसके बाद जो भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले मैंने क्रेडिटर्स को दिया, जो बचा मेरे पास 26,000 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का बचा। अप्रैल की जो रिलाइज मेरे पास आई 10,000, उसमें से अप्रैल के रिलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 लेस करे, बचे 8,000। वो 8,000 पूरे क्रेडिटर्स को देने में यूज़ हो गए, बचे 18,000। उस 18,000 की आउटस्टैंडिंग है, वही में मेरे पास आ रहा है 20,000, जिसमें से 18,000 मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए, क्रेडिटर सेटल हो गए। बचे मेरे पास 2,000 रुपीज़, वो मेरे को पार्टनर्स के लोन को देना है। पार्टनर्स के लोन को हम उनके लोन के रेशियो में देंगे, और 2,000 को 3:2 में आप दोगे, 1,200, 800। फिर इसके बाद बचेगा आपका आउटस्टैंडिंग कितना, 1,800, 1,200, मतलब टोटल 3,000 रुपीज़ देने हैं। जून में आपके पास में 4,000 आ रहे हैं, जिसमें से 3,000 पार्टनर के लोन के आसानी से दिए जा सकते हैं। 3:2 में दे दिए, या सीधे आप मान लो 3,000 रुपये हमने निकाल दिए, 1,000 बचेंगे हमारे पास। 1,800-1,200 देने के बाद पार्टनर का लोन सेटल हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास 1,000 रुपये रहता है, जिसके लिए मुझे डिसाइड करना है कि 1,000 रुपये में कौन से पार्टनर को दूँ, ABC में से। उसके लिए मैंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मेथड चूज़ किया, और जिसमें मैं यहाँ पर आया, वर्किंग नोट मैंने बनाया, जिसमें मैंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल P&L रेशियो में पार्टनर्स की कैलकुलेट की, दिखाया इसमें कि एक ही कैपिटल सबसे ज़्यादा थी, उसका बेस लिया मैंने 2/4 शेयर के लिए। एक ही कैपिटल 10,000 थी, तो टोटल फर्म की कैपिटल यहाँ पर 10,000 इंटू 4/2 दैट इज़ 20,000 हो गई, जिसको मैंने 211 में एलोकेट किया। 2/4 10,000 आता है, 1/4 5,000 आता है, 1/4 5,000 आता है। ओल्ड कैपिटल से मैंने इसको डिफरेंस किया, तो यहाँ पर 3,000 इसके एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, 2,000 इसके एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, जो मैं अगर दे दूँ, मेरे पास पैसे हों तो इनकी कैपिटल P&L रेशियो में आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे कोई भी पेमेंट देना होगा वो P&L रेशियो में दे पाऊँगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर है ही नहीं 5,000 रुपये, है मेरे पास केवल 1,000 रुपये, तो इन दोनों में से मैं किसको दूँ पहले, ये डिसीजन यहाँ पर मैंने तो सिंपली ले लिया। इसके बाद भी एक तरीका होता है, तो मैंने तो ये देख लिया कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है डिफरेंस। इसका डिफरेंस ज़्यादा है, मैं इसको 1,000 दे दूँगा, तो दोनों का डिफरेंस 2,000 रुपये हो जाएगा। तो मैंने इसको 1,000 रुपये दे दिए। फिर जिसके बाद यहाँ पर 7,000 रह गया, और इसका 7,000 रह गया, और इसका 10,000 था ही। मैंने 1,000 इसको ही तो दिए हैं, तो 10,7,7 हुआ ना। मुझे कैपिटल 10,5,5 करनी है, जिसके लिए मुझे इन्हें 2 और देने पड़ेंगे। मेरी अगली जो रिलाइज आ रही है 8,000 आ रही है जुलाई में, राइट, जिसमें मैं 2 दे सकता हूँ, मतलब 4,000 मेरे पास होंगे। उससे ज़्यादा अमाउंट मेरे को जुलाई में रिसीव हुआ है, तो उस 8,000 में से मैंने 4,000 दे दिए इनको 2। अब मेरे पास 10,5,5 रह गया। P&L रेशियो में मेरी कैपिटल आ गई, तो मेरे पास जो भी बचा 4,000 देने के बाद, या आगे जो भी रिसीव होगा, वो सब P&L रेशियो में इनको मैं पे करूँगा। तो ये 4,000 मैंने P&L रेशियो में 211 में पे कर दिए, तो मैं दे पाया इनको 2,000, 1,000, 1,000। लास्ट 10 में से 2 दे पाया, इसको रह गया जो नहीं दे पाया 8,000। 5 में से 1 दे पाया, जो नहीं दे पाया रह गया 4,000। 5 में से 1 दे पाया, जो नहीं दे पाया रह गया 4,000। द अमाउंट इन फाइनल विच आई एम नॉट एबल टू रिपे द पार्टनर्स इन लास्ट इज कॉल्ड द लॉस ऑन रियलाइजेशन बॉर्न बाय पार्टनर्स, राइट, लॉस ऑन रियलाइजेशन बॉर्न बाय पार्टनर्स। क्लियर? अभी आप इसको देखोगे, ये बात खत्म हो गई पूरी जो मैंने की। जो बुक में देखोगे आप, तो बुक में उन्होंने एक तरीका निकाला है, अल्टरनेट मेथड। उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंस देखा कि साहब 10, 8, 7 है, तो बी और सी की कैपिटल में डिफरेंस है, तो उन्होंने 8,000 यहाँ पे लिखा, 7,000 यहाँ पे लिखा। तो उन्होंने क्या किया कि 7,000 के बेस पर इन दोनों की कैपिटल 1:1 में करना है मेरे को। 7,000 जो प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं, वो तो हम ज़्यादा जिसकी कैपिटल होती है उसके बेस पे निकालते हैं, राइट। लेकिन किसको देना है पहले, अगर मेरे पास कम अमाउंट है और मेरे को ये डिसाइड करना है कि किसको देना है मुझे पहले, तो फिर जो इनकी कैपिटल आई है 8,000, 7,000, इसमें से मैं कम कैपिटल जिसकी होगी उसके बेस पे निकालूंगा। इसको तो छोड़ ही दिया, 10 है उसकी, उसको तो छोड़ ही दिया, उसको अलग कर दो। इसमें से कम किसकी है, 7,000 सी की, तो उसके बेसिस पे 1:1 में कैपिटल कितनी बनेगी, 7 और 7। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसको मेरे को 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे, और इसको अभी कुछ नहीं देना है, तो इसको मैं 1,000 रुपये दे दूँगा। क्लियर? तो ये भी एक तरीका है, आपको समझ में आता है तो, अदरवाइज यू कैन सी डायरेक्टली, राइट। जब आपके पास इतना पैसा हो, जैसे यहाँ पर तो 1,000 की लिमिटेशन थी,
कि मैं 1,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास। लेकिन अगर 1,000 की जगह वहाँ पे 10,000 होते तो आपको सीधे मालूम है कि 3 इसको देने हैं, 2 इसको देने हैं, दे दो 5,000 रुपये, तो 3 की कैपिटल रह जाएगी 10,000, 5,000 रुपये। जिसके बाद जो बचेंगे 5,000 रुपये वो 2-1-1 के रेशियो में दे ही पाओगे आप। मतलब सवाल की सिचुएशन डिपेंड करती है, फिक्स नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश डिपेंड करती है। अब यहाँ हमारे पास कैश कम पड़ रहा था ही 1,000 रुपये, हम दे नहीं सकते उससे ज़्यादा, तो किसको दें पहले? तो डिसाइड करने का तरीका ये है। क्लियर? डिफरेंस जिसका जो है उसमें से 1,000 इसको दे देंगे, 2 का डिफरेंस रह जाएगा, मुझे 2 और देने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 7 करने के बाद भी मालूम पड़ रहा है कि 5 बनाने के लिए मुझे 2 और देने पड़ेंगे। क्लियर? दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। एंड केवल देखो साहब, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, करके देखोगे तभी समझ में आएगा, साथ करोगे तभी समझ में आएगा, राइट? ये सब तो थ्योरी वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको अच्छे से मालूम पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में जो हम बताते हैं, लेकिन आप करके देखेंगे प्रैक्टिकली और मन आप बनाएंगे करने का, तभी काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो करिए और आगे बढ़िए। आगे हम सीखेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड, द सेम न्यूमेरिकल विच वी हैव डन by first technique of proportionate capital method can be handled with the second method of piecemeal distribution, which is maximum loss method, right? That we will be learning. Thank you.